अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ सामने फ्रेम में देख रहे हैं ओवैस अली खान। नौजवान सीए हैं और मईशत के मसाइल पर गहरी नज़र रखते हैं। कल हिंदुस्तान का बजट आया है 2021-20 का। इस बजट की कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं। हर तरफ से इस बजट पर चर्चा है। आज हम ओवैस अली खान के साथ इसी बजट के बारे में चर्चा करेंगे। इस बजट में क्या कुछ खास है, क्या नया है, क्या नहीं है, इस बजट का अगले साल पर क्या असर पड़ेगा, मुल्क की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, यहाँ के आवाम पर क्या असर पड़ेगा, आवाम को नुकसान होगा, फायदा होगा। एक तो ऐसे ही आवाम माशी तौर पर कोरोना की वजह से दो चार है, और स्पेशली इस कोरोना अहद में जो बजट आया है, तो ये बजट कितनी खूबियों का हामिल है, इसमें कितनी कमियां हैं, खामियां हैं। इन सारे इश्यूज पर हम तफसील से बातचीत करेंगे जनाब ओवैस अली खान के साथ। वैसा मिलर टाइम्स में खुश आमदीद। खैरियत से हैं आप? हमें ये बताएं कि जो कल का बजट आया है, सीतारमन ने जो पेश किया है, तो उस बजट पर क्या पहली नजर में कैसे देखते हैं आप उसे? देखिए, एक बजट एक बहुत बहुत पुरानी एक एक परंपरा है जो हर एक साल खत्म होता है और अगले साल के लिए एक बजट अनाउंस किया जाता है। और जितने भी तबके हैं, चाहे वो एक आम आदमी है या बिजनेसमैन है, हर किसी को एक क्यूरियोसिटी होती है कि उसे बजट में क्या मिला। हर एक 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 माहौल बना हुआ होता है, हर आदमी जानना चाहता है कि बजट में उसे क्या फायदा हुआ या क्या नुकसानात हुए। इस बार एक अलग मजबूरी, एक एक अलग माहौल था। एक तो जो हमारा इकोनॉमिक फ्रंट है, देश का जो इकोनॉमिक पोजीशन है, हम कोरोना से पहले ही उसमें काफी स्ट्रगल कर रहे थे। हमारी जीडीपी कोरोना से पहले 11 साल में लोवेस्ट थी। ये बात बतानी इसलिए ज़रूरी है कि हम कहाँ थे वो हमें पता होना चाहिए। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल में हाईएस्ट था। टैक्स ग्रोथ लोवेस्ट था 10 साल में। उसके बाद एक लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया, तो पूरी तरह से एक देश परेशानियों में रहा। इसलिए लोग क्योंकि परेशानी में ज्यादा रहे तो उन्हें एक उम्मीद थी, एक एक्सपेक्टेशन उनकी जुड़ी हुई थी कि उनकी जो परेशानियां पिछले साल में या 6 महीने में रही हैं, उनसे उन्हें इस बजट से शायद कुछ निजात मिले। लेकिन जो हमारी पोजीशन थी इकोनॉमिक, वो मुझे नहीं लगता कि सरकार को इसकी इजाजत दे रही थी कि वो कुछ बहुत ज्यादा इसमें किसी को भी कोई एसओपीज दे पाए या फिर जो कॉमन मैन को कुछ बेनिफिट दे पाए। और मेरे को तो इसकी पहले से एक्सपेक्टेशन थी कि इस बजट में कोई बहुत बड़े अनाउंसमेंट नहीं होने जा रहे हैं, जो खास तौर पे इस तरह के अनाउंसमेंट जिसका आपको डायरेक्ट बेनिफिट नजर आए। मान लीजिए टैक्स के रेट में कमी हो रही है, या फिर आपको एकदम से कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टाइप स्कीम्स आ रही हैं, तो वो हमें पहले से अंदाजा था उस चीज का, क्योंकि हमारे फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। जो कभी 3.5 फिजिकल डेफिसिट मैं बताऊं, जो आमदनी और खर्चे के बीच का जो गैप होता है उसको फिजिकल डेफिसिट बोला जाता है। देश की आमदनी वर्सेस देश का खर्चा, ये गैप 3.5% हुआ करता था। ये गैप बढ़ के कल ही फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि 9.5% पहुंच गया। तो उनकी पोजीशन ऐसी थी नहीं कि वो एसओपी दे पाए या कोई किसी को बेनिफिट दे पाए, और वही हुआ भी। कोई बहुत बड़े फेवरेबल बेनिफिट्स, कोई टैक्स की छूट या कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टाइप कोई स्कीम्स इस बजट में नहीं आई। ये बजट पूरी तरह से एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट और रिवाइवल प्लान की तरह रहा कि एक प्लान दिया जा रहा था कि साहब ऐसा 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 करेंगे हम। अगर ऐसा करते गए तो 2025 में, 2026, आज से 3-4 साल के बाद शायद हम उस पोजीशन पे आ जाए जिस पोजीशन पे हम कोरोना से पहले हुआ करते थे। और कोरोना से पहले की जो पोजीशन थी, उससे मैंने अपनी बात की शुरुआत करी कि हम कोरोना से पहले जो हमारी जीडीपी थी वो 11 साल में लोवेस्ट थी। आज हमें अपनी पोजीशन समझ के देखिए, देश इकोनॉमिक रिसेशन में है। इकोनॉमिक रिसेशन का मतलब है जब लगातार 2 क्वार्टर तक देश की जीडीपी नेगेटिव हो जाती है, तब किसी कंट्री को बोला जाता है कंट्री इकोनॉमिक रिसेशन में चली गई। और जब कंट्री इकोनॉमिक रिसेशन में है, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट्स हैं वो हिस्टोरिक राइज हैं, ये फैक्ट्स हैं। जब हिस्टोरिकल राइज है तो गवर्नमेंट के पास देने के लिए कुछ था। अगर हम उस हालात में एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो हम अपने आप को छल रहे थे। तो जो एक्सपेक्टेशन थी, मेरे को तो पता था, मुझे उम्मीद भी थी कि ये इसमें कोई बहुत बड़े बिग बैंग अनाउंसमेंट नहीं हो सकते, और वही हुआ। ओवैस भाई, एक खबर ये आ रही है, कहा जा रहा है, मैंने अभी तफसील से देखा भी नहीं, कि बहुत सारी चीज़ों को हुकूमत ने बेच दिया है। सड़कों को बेच दिया है, एयरपोर्ट को बेच दिया है, चार पांच चीज़ों का खास तौर पर तस्करा हो रहा है। क्या है वाकई सबको प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया है सरकार ने? देखिए, एक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं गवर्नमेंट के, और
धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन पे करंट गवर्नमेंट का जोर रहा। पिछले साल भी आपने देखा होगा कि खबर आई थी कि एयर इंडिया जो ये जो एयर ट्रेवल कंपनी है, एयर इंडिया सरकारी कंपनी थी, इसका प्राइवेटाइजेशन, इसको डिसइन्वेस्टमेंट पे लगा था। तो ये गवर्नमेंट हर साल अपने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट लेके चल रही है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की चीजें हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए। और उसी मिशन को लेके इस बार भी उन्होंने बजट में अनाउंसमेंट किए हैं, लाइक जो हमारे बड़े बैंक्स हैं, कोई 2 बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा। जो इंश्योरेंस कंपनी है LIC, जिस पे लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, इवन LIC का भरोसा ऐसा है कि आज आपके सामने अगर आपको अपने परिवार का इंश्योरेंस कराना हो और आपके पास 2 चॉइसेस हैं, एक प्राइवेट सेक्टर की, एक LIC, आप आंख मीच के LIC की तरफ जाते हैं। तो LIC का IPO आने की बात हुई, और बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, अपने जो सड़कों के प्राइवेटाइजेशन की बात हुई। तो ये तो गवर्नमेंट हर साल करती जा रही है, ईयर ऑन ईयर। उसी चीज को इस बार भी उन्होंने बढ़ावा दिया है। अच्छा, ये बताइए, ये करने का मकसद क्या होता है प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने का? उससे क्या मुल्क की मईशत मजबूत होती है या फिर आवाम को ज्यादा नुकसान होता है? फायदा क्या होता है सरकार का प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना? सरकार का फायदा प्राइवेटाइजेशन से सबसे बड़ा ये है कि उनको मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता चीजों का, और वो पूरा मैनेजमेंट एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के हाथ में चला जाता है और सरकार को एक लमसम अमाउंट उसके बदले मिलने लगता है। सिर्फ इसी नियत से ये किया जाता है। और इसका जो नुकसान सबसे बड़े ये हैं कि जब भी किसी देश को बनाया जाता है, एक जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो खास तौर पे सोशल और हेल्थ केयर है, या जो चीजें देश को चला रही हैं, वो गवर्नमेंट के हिस्से रखी जाती थी। वो चीजें यहां से क्यों, अगर आप रेलवेज की बात समझें कि जिस तरह से एक प्राइवेट रेल एक गवर्नमेंट की जो रेल है, जिस तरह से उसकी फंक्शनिंग है, जिस तरह से उसका इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह से उसका पूरी जगह जो पटरियों का मैकेनिज्म है, जो उसका पूरा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकता। अगर प्राइवेट सेक्टर को आप बोले कि आप एक पैरेलल रेल चला दें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन आएगा। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक फंड से बना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक सालों की मेहनत से तामीर हुआ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप रन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं, यहां पे आके तकलीफ पैदा होती है। एक वाकई एक मैं बड़ा आपको सवाल है, बड़ी बात कही आपने एक कि लिविंग एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं, मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूं। ये जो दिल्ली मेट्रो, ये गवर्नमेंट सेक्टर की है। जब जी एयरपोर्ट की मेट्रो स्टार्ट हुई थी, आपके याद होगा शुरू में रिलायंस को दी गई थी और रिलायंस से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन कुछ ही दिनों में रिलायंस ने मेट्रो चलानी बंद कर दी थी, एयरपोर्ट मेट्रो। और एयरपोर्ट मेट्रो बंद हो गई थी, फिर बीच में कुछ वक्त बंद रही, उसके बाद दोबारा DMRC के पास आई और दोबारा रन हुई। बिल्कुल। ये एक लिविंग एग्जांपल है जो हम दिल्ली वालों ने देखा। प्राइवेट सेक्टर पे ट्रस्ट भी लोगों का कम हो जाता है अगर सारी चीजें प्राइवेटाइज ही करनी है। अगर देखिए, सड़क प्राइवेटाइजेशन पे बन गई, आज आप टोल पे जाते हो, आप टोल टैक्स प्राइवेट कंपनी को टोल टैक्स देते हो सड़क बनाने के लिए, वो सड़क यूज करने के लिए। आप रेल का फेयर डबल दोगे, फिर रेल की फैसिलिटीज यूज करने के लिए। आप मेडिकल की फैसिलिटीज, आप एस्कॉर्ट को एम्स से कंपेयर कर लीजिए। जो काम एम्स में 50 रुपए में 5,000 में हो जाएगा, वो एस्कॉर्ट में 5 लाख में नहीं होगा। अगर सारे काम प्राइवेट सेक्टर को आने हैं तो टैक्सेशन भी लगाना बंद कर दो। बिल्कुल। तो तो वाकई एक ये बड़ा सवाल है। अच्छा, बोझ पब्लिक पे पड़ जाता है जब आप प्राइवेट चीजों को कर देते हैं। वो चीजें मनमानी भी करती है कंपनियां, मजबूरी हो जाती है, टोल टैक्स का ही मसला होता है। अच्छा वैसे साहब, एक क्वेश्चन, ये सवाल ये बताइए कि जो बजट हमारा आया है कल का, इसमें माइनॉरिटीज के लिए, अकलियतों के लिए क्या है? क्या कुछ खास है अकलियतों के लिए, जैसे कुछ नहीं है, क्या है? इसमें मैं 2 बात में जवाब दूंगा। जी पहली ये है कि जब बजट फ्रेम होता है देश का, तो वो कंट्री एज अ होल के लिए फ्रेम होता है। और जब कोई भी पर्टिकुलर फैसिलिटी की अगर बात है, मान लीजिए टैक्स में छूट है, इस बजट में तो नहीं मिली, एक अदरवाइज बोल रहा हूं कि मान लीजिए टैक्स में छूट है, तो वो अकलियतों के लिए नहीं, बल्कि जो भी आदमी उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो भी लोग उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, सबके लिए है। तो बजट का जो भी गवर्नमेंट का प्रोस्पेक्टिव होता है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ का होता है।
लेकिन एज फार एज दिस माइनॉरिटी पार्ट इज कंसर्न, जो आपने मेरे से कहा, तो क्योंकि माइनॉरिटी एक मिनिस्ट्री भी है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट भी है, उसके लिए और हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट एलोकेशन ऑफ फंड्स होता है उसके अपने प्रोग्राम्स रन करने के लिए। उसी हिसाब से माइनॉरिटी को एक मामूली बजट दिया जाता है। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इस बार हुई, 3 साल के फैक्ट बताऊंगा। 2019-20 में जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए बजट एलोकेट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो 4700 करोड़ था, 4700 करोड़। 2020-21 में पिछले साल में बजट बढ़ के 5029 करोड़ हो गया, तकरीबन 300 करोड़ ज्यादा। और इसको थोड़ा सा हाइप भी किया गया था, माइनॉरिटी मिनिस्टर वगैरह ने भी बड़ा शुक्रिया अदा करा था। और ये बजट फिर 5029 बजट में अनाउंस हुआ था, लेकिन ये रिवाइज करके 4000 करोड़ कर दिया गया था। समझ रहे हैं मेरी बात? 4700 जी। से बढ़ा के अनाउंस हुआ 5000 करोड़। और एक्चुअल सैंक्शनिंग के वक्त, क्योंकि बजट प्रपोज होता है, बजट फाइनल नहीं होता, जो बजट अनाउंस हुआ है ना कल, दिस इज प्रपोज्ड। ऑल द थिंग्स, जो चीज बजट में अनाउंस है, ऑल दोस थिंग्स आर प्रपोज्ड। जब पिछले साल क्या हुआ, 5000 से घटा के जो एक्चुअल हुआ वो 4005 करोड़ हो गया। पिछले साल 4700 करोड़ था। इस बार बजट में जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन है वो 4810 करोड़ का है, जो ओरिजिनल अनाउंसमेंट से पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करूं तो 200 करोड़ कम है। और जो 200 एक्चुअल करोड़ का। 200 करोड़ कम है ओरिजिनल अनाउंसमेंट से, और जो एक्चुअल रिवाइज एस्टीमेट था उससे 800 करोड़ ज्यादा है। एक्चुअल रिवाइज मतलब जो खर्च हुआ माइनॉरिटीज पर? नहीं नहीं नहीं, जो उन्होंने अलॉट किया, जो बजट में जो फिगर दी जाती है कि बजटरी एलोकेशन है, ठीक जी। है साहब, कि हम डिपार्टमेंट के लिए 5000 करोड़ रुपए हम देंगे, ये बजट में दे दिया। लेकिन जब अलॉट करने की बारी है डिपार्टमेंट को, तो उस एस्टीमेट को कम कर दिया था कि भाई बजट में तो हमने 5000 करोड़ बताया था, अब हमने हिसाब लगाया तो आप 4000 करोड़ डिजर्व करते हो। वो दिया था 4000 करोड़। इस बार जो बजटरी एस्टीमेट है वो 4810 करोड़ का है। तो जो ओरिजिनल एस्टीमेट था पिछले साल उससे 200 करोड़ कम है। अगर इस साल भी कोई रिवाइज एस्टीमेट आ गया, उसका भी पता नहीं लगता, वो 1-2 महीने के बाद पता लगेगा, प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो और मतलब इसमें ये कि माइनॉरिटीज का बजट कम किया है इन्होंने इस साल? कम किया गया, ओरिजिनली कम किया गया है। और एक चीज मैं आपको बताऊं इसमें, कि आउट ऑफ दिस 4800 करोड़, 1378 crore is for this pre-matric scholarship and 468 crore for post-matric scholarship। तो 13, 4, 17, 4800 करोड़ में से 1800 करोड़ खाली स्कॉलरशिप का है। अब पूरा जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है इसके अलावा, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन 3000 करोड़ की है। तो ये है पूरा माइनॉरिटीज का बजट है पूरा। अच्छा ये बताइए वैस साहब कि इस बजट के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पॉलिटिकल फायदा को सामने रखते हुए क्या है और साउथ पे ज्यादा तवज्जो दी है, चेन्नई के मेट्रो के लिए, उधर के कई सारे कामों के लिए, ट्रेनों के लिए। आपको क्या लगता है, क्या वाकई सरकार का जो मिशन है इसमें मुल्क के आवाम को फायदा पहुंचाने के बजाय कुछ इलाकों पर खुसूसी तवज्जो देना चाह के वहां हम अपनी जगह बना सके उन, क्योंकि उन इलाकों में अभी बीजेपी की कोई जगह नहीं है, एज अ पार्टी उनको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, उनकी सरकार नहीं बन सकी, उन्हें वोट नहीं मिलता है। तो इस बजट के जरिए का सरकार ये चाह रही है? ये शम्स तबरेज साहब, ये एक बड़ा सियासी सवाल है, और और से, इस की जवाब कोई सियासी आदमी ही आपको मेरे से बेहतर दे पाएगा। लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि हम तो खाली जो अनाउंसमेंट हुई बजट में उसको ही हमने पढ़ा। अब उसके क्या सियासी बेनिफिट हैं या लॉसेज हैं, वो सियासी लोग ज़्यादा अच्छा एनालाइज कर पाएंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि साउथ इंडिया की तरफ और बंगाल की तरफ कल फोकस था, और ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पास्ट में भी हुआ है। मेरे याद है पिछले साल या पिछले साल से पिछले साल एक जीएसटी को लेके एक बड़ी डिमांड थी इस पे, जो कपड़े के ऊपर जीएसटी रेट को लेके। और उसका जो सबसे बड़ा काम है हिंदुस्तान में, वो गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में स्पेशली। तो जब गुजरात के इलेक्शन का वक्त था, तो उस वक्त वो कपड़ा व्यापारी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए वहाँ स्पेसिफिकली रेट घटा दिया गया था। बिल्कुल। तो ये आया है अभी, क्योंकि साउथ में भी इलेक्शंस ड्यू हैं, और क्योंकि जिस तरह का हमारा पॉलिटिकल और इलेक्टोरल सिनेरियो है कंट्री का, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों के फैसले सिर्फ इलेक्शंस को ध्यान में रख के ही लिए जाते हैं।
तो बहुत शुक्रिया, आपने इशारों-इशारों में सब कुछ कह दिया। तो हमारे साथ थे उवैस अली खान साहब, स्क्रीन पर नाम देख सकते हैं, सीए लिखा हुआ, अच्छे जाने-माने सीए हैं और तमाम इश्यूज़ पर गहरी नज़र रखते हैं, खासतौर से इकोनॉमिक के हालात पर अच्छी तरह बहस करते हैं। और आपने तफ़सील से बताया कि बजट क्या होता है, बजट में क्या है, माइनॉरिटीज़ के लिए उस बजट में क्या है और इस बजट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और खासतौर पर उसका जो एक मिशन मकसद है वो सियासत, यानी हालात को सामने रखते हुए, चुनाव को देखते हुए सरकार ने ये बजट तय किया है। बहुत शुक्रिया उवैस अली खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। हमारे साथ जो लोग मिलिट टाइम्स में इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका इस बारे में कुछ सोचना है, आपका ख्याल है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इंशाल्लाह ताला फिर हम किसी और मुद्दे पर उवैस अली खान के साथ ही आपसे जुड़ेंगे और कुछ अहम बात लेकर आएंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है बजट को लेकर के, तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। हम उवैस अली खान साहब को दोबारा अपने यहाँ लाएंगे और उनसे इन सवालों का जवाब भी लेंगे। बहुत शुक्रिया उवैस साहब, अपना टाइम देने के लिए। चलिए।